Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you। जैसा कि बोर्ड पे ऑलरेडी आपको विजिबल होगा, कारनोट साइकिल लिखा हुआ है। तो ये कारनोट साइकिल जो है इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे। कारनोट साइकिल का एफिशिएंसी का फार्मूला ड्राइव करेंगे। कारनोट साइकिल एक इम्प्रैक्टिकल साइकिल है। क्यों इम्प्रैक्टिकल साइकिल बोला गया? इसको एक आइडियल साइकिल भी बोला जाता है, क्योंकि जितना भी रिवर्सिबल साइकिल होता है, सभी रिवर्सिबल साइकिल में कारनोट साइकिल का जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होता है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होता है। इसको इम्प्रैक्टिकल क्यों बोला गया, या फिर इस पे बेस्ड जो है वो इंजन का डिजाइन क्यों नहीं किया गया, यानी कि इंजन जो है वो बेस्ड क्यों नहीं हो पाया कारनोट साइकिल पे, क्यों इसको आइडियल बोला गया, हर एक चीज़ जो है इस लेक्चर में हम लोग बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए, लेक्चर को बिना स्किप किए आप कंप्लीट लेक्चर को बहुत ही प्यारे तरीके से देखिए। आपको जरूर जो है वो कारनोट साइकिल से रिलेटेड एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, आपको एक बहुत ही बढ़िया नॉलेज डेवलप हो जाएगा कारनोट साइकिल से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कारनोट जो साइकिल है, ऑब्वियस है कि इसमें एक साइकिल हम पढ़ेंगे साइकिल के बारे में, थर्मोडायनेमिक साइकिल है ना। तो कारनोट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, थोड़ा सा हम इसको बहुत ही बेसिक से देखें तो क्या होगा। तो देखिए, सेडी कारनोट नाम करके एक इंजीनियर का नाम है जो कि फ्रेंच इंजीनियर है। सेडी कारनोट, इनका पूरा नाम क्या है? सेडी कारनोट। ये फ्रेंच इंजीनियर, proposed a reversible cycle in, याद रखेंगे थोड़ा सा इतना बात, इन 1824। देखिए कितना में, तो सेडी कारनोट एक साइंटिस्ट का नाम है ना, जो कि साइंटिस्ट नहीं है, इंजीनियर है ना, फ्रेंच इंजीनियर का नाम है, जो कि जो है 1824 में एक रिवर्सिबल साइकिल का एक कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड किए। कितना में? 1824 में प्रपोज्ड किए। तो इस साइकिल में बेसिकली हुआ क्या, थोड़ा सा और भी चीज़ों को देखते हैं। तो फ्रेंच इंजीनियर है, तो देखिए क्या हुआ। इन विच दी वर्किंग मीडियम, यानी कि जिसको वर्किंग फ्लूइड भी बोल सकते हैं या वर्किंग मीडियम, ठीक है। इन विच दी वर्किंग मीडियम receives the heat energy, receives कैसा एनर्जी? हीट एनर्जी। the heat energy from higher temperature, thermal energy reservoir, है ना, फ्रॉम हायर टेम्परेचर थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर, थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर एंड द हीट एनर्जी इज रिजेक्टेड, कौन सा एनर्जी? तो वही हीट एनर्जी इज रिजेक्टेड, है ना। हीट एनर्जी इज रिजेक्टेड टू दी लोअर टेम्परेचर थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर। देखिए एक्चुअली में इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आप समझे तो हुआ क्या था। तो जो फ्रेंच इंजीनियर है सेडी कारनोट, ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किए थे रिवर्सिबल साइकिल। सबसे पहले तो ये बात समझिए कि ये जो है कारनोट साइकिल एक रिवर्सिबल साइकिल है। कैसा साइकिल है? तो रिवर्सिबल साइकिल है। पहले तो ये बात गांठ बांधे आप लोग, ठीक है। रिवर्सिबल, अब रिवर्सिबल साइकिल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है, अब जरूर थर्मल इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही क्लियर तरीके से बताए हैं हम। तो आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाला लेक्चर जरूर देखें मेरा।
खैर यहाँ पे आइए, तो क्या हो रहा है, इन विच द वर्किंग मीडियम रिसीव्स, वर्किंग मीडियम रिसीव करता है क्या, हीट एनर्जी, कहाँ से, तो फ्रॉम हायर टेम्परेचर थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर, यानी एक ऐसा रिजर्वेयर जिसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, एंड द हीट एनर्जी इज रिजेक्टेड। अब हीट एनर्जी को क्या किया जाता है, हीट एनर्जी इज रिजेक्टेड, ठीक है, हीट एनर्जी इज रिजेक्टेड टू द लोअर टेम्परेचर थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर, टू द लोअर टेम्परेचर थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंपली यदि हम ब्लॉक डायग्राम से समझें तो इसमें ऐसा कुछ बताया गया कि एक थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर जो हायर टेम्परेचर पे है, दूसरा थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर जो लोअर टेम्परेचर पे है। दिस इज योर थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर, जिसको आप हायर थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर भी बोल सकते हैं। और एक हो गया नहीं है ना, हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर, हाई टेम्परेचर वाला, ठीक है। और एक होगा लो टेम्परेचर या लो थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर, लो थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर। और लोअर से हायर की तरफ जो है वो हीट का ट्रांसफर हुआ है। हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ, तो हायर थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर से लोअर थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर के तरफ। और ये डिवाइस जो है वो नेट वर्क आउटपुट देता है। ऐसा कुछ यहाँ से समझ में आ रहा है कि एनर्जी का रिजर्वेयर इस तरीके से होता है। इसको और भी डिटेल में पूरे अच्छे से हम इस चीज़ों को समझेंगे, इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे। देखिए ये ही कॉन्सेप्ट होने वाला है, इसी को बोला जाता है हीट इंजन, HE हीट इंजन, क्योंकि हायर हीट से किधर, लोअर हीट के तरफ। और डिवाइस जो है वो एक नेट वर्क आउटपुट भी देता है इस कंडीशन में जब एनर्जी का ट्रांसफर हायर थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर से लोअर के तरफ होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना कॉन्सेप्ट तो आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। अब देखिए एक्चुअली में कार्नोट साइकिल में क्या हुआ समझिए। तो कार्नोट साइकिल में जो है वो देयर आर टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस एंड देयर आर टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। देयर आर टू, तो एक बात और भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ये बात जरूर याद रखिएगा। इन दिस साइकिल, कौन साइकिल, तो कार्नोट में। इन दिस साइकिल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। इन दिस साइकिल देयर आर टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक। आप थर्मल इंजीनियरिंग बेहतर तरीके से मेरा लेक्चर देखे हैं, आपको ऑब्वियस है आइसोथर्मल क्या होता है। आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब हीट का ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट एंड dq इज इक्वल टू 0, तो क्या कहलाता है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड देयर आर टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना। याद रखिएगा कि दो आइसोथर्मल होता है इसमें, रिवर्सिबल आइसोथर्मल और टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। अरे टोटल कितना प्रोसेस आपको बोले तो है, ऑब्वियस है कि टू आइसोथर्मल है, टू एडियाबेटिक है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो प्रोसेस है टोटल वो कितना है, 4 प्रोसेस है, टोटल 4 प्रोसेस है। ऐसे भी इंजन में जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना टोटल प्रोसेस होता है, तो टोटल 4 प्रोसेस होता है। बेसिकली 4 प्रोसेस होता है, यानी 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होता है, यानी कि 4 प्रोसेस होता है। बेसिकली 4 प्रोसेस होता है, यानी कि हीट एडिशन का, है ना, हीट एडिशन का हो गया, एक्सपेंशन का प्रोसेस हो गया, कंप्रेशन का प्रोसेस हो गया, एग्जॉस्ट का प्रोसेस हो गया। ऐसे देयर आर मेनली 4 प्रोसेसेस इन केस ऑफ हीट इंजन। तो ये भी एक कार्नोट साइकिल भी है, वो ऑब्वियस है कि एक हीट इंजन के लिए ही है, एक हीट इंजन के लिए ही यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम से आपको बताई है। थोड़ा सा बात और भी याद रखेंगे कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक जब भी हो, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस कैसा हो, रिवर्सिबल वाला हो, तो इस कंडीशन में एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, जिसको बोला जाता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस।
आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो कभी आप ये भी बोल सकते हैं कि देयर आर टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड टू आइसोथर्मल प्रोसेस। ये भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक को ही आइसेंट्रोपिक नाम से भी जाना जाता है। ये थर्मल इंजीनियरिंग में भी ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे 4 प्रोसेस आप देख लिए। अब 4 जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, कैसे होता है, चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिटाते हैं और आपको हम बतलाते हैं यहीं पे कि 4 जो प्रोसेस है वो कैसे होता है प्यारे दोस्तों। तो देखिए चारों जो प्रोसेस है वो किस टाइप से है। यहाँ पे हम नेमिंग करें प्रोसेस का, तो प्रोसेस का सबसे पहले तो इसमें साइकिल बनाएंगे, जिसमें पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। अब समझिएगा चीज़ों को, जो यहाँ पे बनाने लिखने जा रहे हैं 4 प्रोसेस। तो हम सबसे पहले 1 से 2 जो नेमिंग करेंगे, 1 से 2, ठीक है। एक्चुअली में 1 से 2 जो है वो यहाँ पे नेमिंग करेंगे आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, जिसको आप आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन भी बोल सकते हैं, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन भी बोल सकते हैं, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन प्रोसेस, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद और भी होगा, जैसे 2 से 3 होगा, तो 2 से 3 जो प्रोसेस दिखाएंगे, अभी डायग्राम में जो डिनोट करेंगे उसके लिए है। तो 2 से 3 जो प्रोसेस होगा वो होगा आपका रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक। रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक का मतलब हुआ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, कैसा कॉम्प्रेशन, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। अभी हम देखेंगे डायग्राम से, बहुत अच्छे से समझेंगे। अब जो है वो होगा 3 से 4, 3 से 4, ठीक है। चूंकि 1 से 2 हो गया, 2 से 3, अब क्या होगा फर्दर 3 से 4। और 3 से 4 में जो बतलाएंगे यहाँ पे जो डायग्राम में शो करेंगे वो होगा आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल हीट एडिशन। HA का मतलब है हीट एडिशन। इसको और भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि आइसोथर्मली जब हीट एडिशन हो तो उसको एक्सपेंशन प्रोसेस भी बोला जाता है। आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन हो तो उसको कंप्रेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। यहाँ पे लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो आप इसी को आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक लास्ट जो बच गया वो हो गया 4 से 1, साइकिल कंप्लीट हो गया, साइकिल कंप्लीट। 4 से 1 जो होगा वो होगा रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब यहाँ से ध्यान से समझे चीज़ों को। तो एक्चुअली में स्टार्ट यहाँ से होगा, यानी इस जगह से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद 4 से 1, उसके बाद 1 से 2 और उसके बाद 2 से 3। आप एक्चुअली में साइकिल में कहीं से भी अब स्टार्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम कहीं से भी लिख दिए। लेकिन बहुत सही से समझने के लिए भी डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एडिशन, हीट एडिशन से स्टार्ट होगा प्रोसेस जो है वो हीट एडिशन से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी 3 से 4। आप चाहे तो ये जो नेमिंग है 1 से 2, 2 से 3, आप कुछ भी रख सकते हैं। आप यहाँ पे यहीं से 1 से 2 स्टार्ट करते हैं, 1 से 2, 2 से 3, कोई इशू नहीं है डियर, कोई इशू नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। उसके लिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी साइकिल बनाते हैं। एक चीज़ और भी थोड़ा सा बातों को रखिएगा कि देखिए क्या हो रहा है। अभी हम आपको बतलाए थे कि देयर आर 2 आइसोथर्मल, तो एक आइसोथर्मल यहाँ पे जो ब्लू से दिखाएं और एक आइसोथर्मल देखिए यहाँ पे, यानी कि हीट का रिजेक्शन भी आइसोथर्मली होता है और हीट का एडिशन भी कैसा होता है कार्नोट साइकिल में, आइसोथर्मली होता है। आइसोथर्मली हीट का एडिशन और आइसोथर्मली हीट का रिजेक्शन टू द एटमॉस्फेयर। अब वहीं पे आप देखिए फिर से ध्यान से, तो देखिए इसको अलग तरीके से दिखाते हैं। रिवर्सिबल एडियाबेटिक जो है वो 2 है, एक है कंप्रेशन का और एक है एक्सपेंशन का। आप यहाँ पे और भी अच्छे से समझें तो देखिए आइसोथर्मल कंप्रेशन है और रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। यानी कि कंप्रेशन एक्सपेंशन 2 तरीके से है इस साइकिल में, एक है आइसोथर्मली एक्सपेंशन और एक है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और कंप्रेशन भी 2 टाइप का है,
एक है आइसोथर्मल कंप्रेशन और एक है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब चीज़ों को बहुत ही गहराई से, बहुत ही प्यार से, अच्छे से समझें, उम्मीद है। अच्छा देखिए, ये 4 से 1 थोड़ा भी जो है शायद विजिबल आपको नहीं होगा, तो 4 से 1 को हम इधर फर्दर लिख दे रहे हैं एक बार। 4 से 1 क्या है? तो रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। 4 से 1 प्रोसेस में रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। अब ये 4 प्रोसेस यदि आपको पता हो गया है तो थर्मल इंजीनियरिंग तो आप अच्छे से पढ़ी है। तो थर्मल इंजीनियरिंग में ही टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम ड्रॉ करना आपको सिखाए हैं। यदि आप यहाँ से आपको समझ में ना आए, जरूर आप मेरा थर्मल इंजीनियरिंग का लेक्चर देखें, वहाँ पे आपको पीवी और टीएस डायग्राम बेहतरीन तरीके से बता चुके हैं कि क्यों ऐसा कर्व बनता है, क्यों यही कर्व बनेगा, क्यों कर्व बनेगा, क्यों हर एक चीज़ अच्छे से बताए मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए इसके लिए हम पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, क्या होता है समझते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को जो है वो देखिए, एक बार तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको बतलाते हैं। देखिए अच्छा, 4 से 1 जो है, एक बार ये प्रोसेस को तो रहने देते हैं, क्योंकि इसी प्रोसेस पे बेस्ड जो है पीवी और टीएस डायग्राम बनेगा। तो 4 से 1 एक बार ऊपर लिख दे रहे हैं। 4 से 1 में क्या था? तो रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक क्या था? एक्सपेंशन, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, है ना। अब देखें कि रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक कंप्रेशन भी हुआ है, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक एक्सपेंशन भी हुआ है, और आइसोथर्मल कंप्रेशन भी हुआ है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी हुआ है। इतना बात आप बहुत ही अच्छे से समझ गए। ये प्रोसेस ये होता है, चूँकि स्टार्टिंग में आपको बतलाएं कि कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस होता है, 2 आइसोथर्मल वाला और 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ से अब चीज़ों को समझते हैं, पीवी और टीएस डायग्राम से थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं अच्छे से। तो देखिए क्या हो रहा है, रिवर्सिबल पहले तो आप पीवी और टीएस डायग्राम, सबसे पहले पीवी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है, डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, और एक इसी में देखेंगे टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी डायग्राम। देखिए क्या हो रहा है कहानी। तो इसमें जो है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम को बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। वाई एक्सिस में जो है वो प्रेशर कंसीडर किए हैं, और एक्स एक्सिस में क्या? वॉल्यूम। क्योंकि प्रेशर जो होता है वो प्रेशर आपका क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। प्रेशर कैसा होता है? डिपेंडेंट। और वॉल्यूम जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस में दिखाया जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल को किस में? वाई एक्सिस में। तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वॉल्यूम के चेंज होने से सिलेंडर के अंदर का प्रेशर भी चेंज होता है। अब जो है ये सबसे पहले तो प्रोसेस से डायग्राम बनाते हैं, फिर और भी इसको डिटेल में थोड़ा सा आपको बतलाएंगे। तो देखिए क्या हो रहा है। तो सबसे पहले बात करें 2 से 3, तो 2 से 3 या फिर 3 से 4, 3 से 4 से स्टार्ट करते हैं डियर, 3 से 4 से। तो 3-4 में क्या? आइसोथर्मल हीट एडिशन। कैसा हीट एडिशन? आइसोथर्मल हीट एडिशन। कहाँ से? तो 3 से 4 में। अब देखिए हीट एडिशन जब होगा तो हीट एडिशन के प्रोसेस को ही आइसोथर्मली जब हो तो उसको एक्सपेंशन बोला गया है। तो एक्सपेंशन में वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा ना। एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा, तो एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि दिस इज योर 3 पॉइंट। ऐसा मान लीजिए ये आपका क्या है? 3 पॉइंट। तो 3 से कहाँ पे आ गया? 4 में आ गया, यानी 3 से 4 देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है। और आइसोथर्मल पीवी डायग्राम में जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़े हैं कि कर्व से डिनोट किया जाता है, तो आइसोथर्मल हीट एडिशन हो गया ये। उसके बाद 4 से क्या है? 1 है। तो 4 से 1 में देखिए आप, तो है रिवर्सिबल एडियाबेटिक। रिवर्सिबल एडियाबेटिक क्या है? एक्सपेंशन है। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, जो एडियाबेटिक होता है, एडियाबेटिक कर्व इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। ये चीज आप थर्मल इंजीनियरिंग में, थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि यदि दोनों कर्व का कंपैरिजन करें तो एडियाबेटिक जो कर्व का स्लोप होगा वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दी आइसोथर्मल। तो ये आइसोथर्मल हो गया ना, तो 4 से कहाँ पे आ गए? 1 में आ गए। तो देखिए इसका यदि स्लोप देखेंगे तो ये स्लोप ज़्यादा होगा और इसका स्लोप कम होगा, यानी एडियाबेटिक कर्व इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व।
तो 4 से 1, ये दोनों में एक्सपेंशन दिख रहा है आपको क्लियरली। क्यों एक्सपेंशन? क्योंकि एक्सपेंशन का मीनिंग होता है वॉल्यूम इंक्रीजिंग वाला, तो दोनों में इंक्रीजिंग वॉल्यूम में आपको क्लियरली दिख रहा है। अब जो है नेक्स्ट आपका वो है 1 से 2। 1 से 2 में क्या है? तो क्लियरली आप देखिए 1 से 2 में जो है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन है। आप नेमिंग कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 से 2 इसी का नेमिंग कर सकते हैं। तो 1 से 2 में जो है वो आइसोथर्मल, देखिए क्या है, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन या आइसोथर्मल, उसी को कंप्रेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे? कंप्रेशन दिखाएंगे। तो चलिए बिल्कुल भी यहाँ पे क्या हो गया, 1 से 2 जो हो गया, देखिए यहाँ से 1 से 2, ये 1 से 2 क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेस का मतलब होता है वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो अगेन है वो है 2 से 3, और 2 से 3 क्या है? तो 2 से 3 जो है प्रोसेस, देखिए 2 से 3 जो यहाँ पे प्रोसेस है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि 2 से 3 कैसा वाला है। तो देखिए रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। यहाँ से और अच्छे से इस चीज़ को समझे, देखिए इसको और अच्छे से थोड़ा बना देते हैं। तो कुछ इस तरीके से है, ये डायग्राम आपको क्लियरली विजिबल है। अब देखिए ध्यान से चीज़ों को समझिए, इसका डायरेक्शन क्या है? तो इसका डायरेक्शन जो है आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसा है? तो डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है। तो जितना भी पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है वो सारे पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस का जो डायरेक्शन होता है वो साइकिल का डायरेक्शन क्या होता है? क्लॉकवाइज। अब चाह भी ले तो इसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं बना सकते, लेकिन यही पावर एब्जॉर्बिंग जो साइकिल होता है, जैसे कि रेफ्रिजरेशन का साइकिल है ना, एयर कंडीशनिंग का साइकिल, हीट पंप का साइकिल, तो ये सब का जो साइकिल होगा वो कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। रेफ्रिजरेशन जब आप पढ़ेंगे तो रेफ्रिजरेशन के टाइम में अब उसका साइकिल बनता है VCRS साइकिल, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो वो जो साइकिल बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर एक पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस है ना, पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। और ये जो है कार्नोट साइकिल ऑब्वियस है इंजन के लिए बना रहे हैं, आइडियल इंजन के लिए बना रहे हैं, एक पावर एब्जॉर्बिंग नहीं पावर प्रोड्यूसिंग होता है। तो पावर प्रोड्यूसिंग ऑलवेज कैसा होगा? क्लॉकवाइज सेंस में होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे ये 3 से 4 में ये टेम्परेचर कांस्टेंट वाला, और यहाँ से क्या हो रहा है? तो हीट का सप्लाई हो रहा है, यानी हीट एडिशन हो रहा है। और 1 से 2 में क्या हो रहा है? तो हीट का क्या हो रहा है? रिजेक्शन हो रहा है। वर्क डन का बात करें तो 4 से 1 ये जो प्रोसेस है यहाँ पे वर्क आउटपुट निकल रहा है, वर्क आउटपुट का वैल्यू है, ठीक है। और ये दोनों जो प्रोसेस है, आप देखिए यहाँ से ध्यान से, तो ये दोनों जो प्रोसेस है वो कैसा है? तो रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक प्रोसेस है। एक रिवर्सिबल कंप्रेशन है तो एक रिवर्सिबल एक्सपेंशन है डियर। और यहाँ पे आप दो प्रोसेस को देखें, ये दोनों प्रोसेस को देखें, तो ये दोनों प्रोसेस कैसा नज़र आ रहा है? तो आप कहेंगे आइसोथर्मल वाला है। ये कैसा है? आइसोथर्मल। एक है आइसोथर्मल एक्सपेंशन तो एक है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट रिजेक्शन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो है वो हीट एडिशन का है, जिसको हीट सप्लाई से भी दिखा रहे हैं। अब आते हैं TS डायग्राम पे थोड़ा सा, और फिर इसको सिलेंडर और पिस्टन के टर्मों में भी वहाँ से भी और डिटेल में थोड़ा समझेंगे। देखिए TS डायग्राम बनाते हैं इसी का, TS डायग्राम, ये दोनों डायग्राम अच्छे से समझेंगे आप लोग। TS डायग्राम तो टेम्परेचर वर्सेस इंट्रॉपी डायग्राम, एस फॉर इंट्रॉपी। तो टेम्परेचर वर्सेस इंट्रॉपी कैसे होगा? तो 3 से 4 जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आप लिखे भी है यहाँ पे 3 से 4 आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस है ना। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर का लाइन है ना। तो 3 से 4 को आप कैसे दिखाएंगे? ये पॉइंट 3 होगा तो ये पॉइंट क्या होगा? 4। चूंकि हीट का एडिशन होगा तो क्या होगा? हीट का एडिशन में इंट्रॉपी बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हैं DS इज इक्वल टू होता है dQ/T। जब हीट का एडिशन होगा तो इंट्रॉपी भी बढ़ेगा, तो 3 में कम होगा इंट्रॉपी, 4 में ज़्यादा होगा। चलिए ठीक है। अब उसके बाद 4 से 1 है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 4 से 1 में है रिवर्सिबल एडियाबेटिक। आपको बोले थे अभी कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक जहां भी आप देखें रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक तो उसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब होता है इंट्रॉपी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इंट्रॉपी रिमेंस कांस्टेंट। इंट्रॉपी रिमेंस कांस्टेंट यानी कि 4 पे भी उतना ही इंट्रॉपी होगा जितना 1 पे होगा। तो इंट्रॉपी कांस्टेंट वाला लाइन यही होगा ना,
इंट्रॉपी यहाँ पे देखिए तो इंट्रॉपी 1 इज इक्वल टू इंट्रॉपी किस पॉइंट का, 4 पॉइंट का। ठीक है, चूंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, जहाँ पे भी रिवर्सिबल, हाँ आइसेंट्रोपिक होगा तो कोई जरूरत नहीं है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो, लेकिन रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक है तो 100% आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा ही होगा, 100% आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा ही होगा। अब 1 से 2 कंप्रेशन प्रोसेस है, और कंप्रेशन कैसे, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन, जिसको आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन भी बोला गया है। तो आइसोथर्मल है ना, तो टेम्परेचर जो होगा वो टेम्परेचर जो होगा ऑब्वियस है कि 1 पॉइंट का भी वही होगा जो कि 2 पॉइंट का टेम्परेचर होगा। जैसे कि यहाँ पे भी क्या होगा, किसका किसका टेम्परेचर बराबर होगा, तो यहाँ पे भी आप कहेंगे कि ये टेम्परेचर का लाइन को इधर दिखाते, तो यहाँ पे भी आप कहेंगे कि टेम्परेचर 3 का और टेम्परेचर 4 का बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये आइसोथर्मल हीट सप्लाई का था और ये आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन का है। उसके बाद ये पॉइंट कहाँ पे पहुँच गया, 2 पॉइंट पे पहुँच गया ना, साइकिल देखिए 2 पॉइंट पे। अब 2 से जो 3 है वो 2 से 3 फर्दर जो है वो कैसा है, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक, यानी इंट्रॉपी कांस्टेंट, यानी कि 2 पॉइंट का जो इंट्रॉपी होगा 3 का भी वही इंट्रॉपी का वैल्यू होगा। साइकिल आप देखें तो साइकिल आपको नजर आएगा, कैसा साइकिल, ये क्लॉकवाइज साइकिल है। कैसा साइकिल है, क्लॉकवाइज है। अब क्लियरली देख पा रहे हैं ना कि साइकिल कैसा है, क्लॉकवाइज। ये देखिए क्लॉकवाइज, क्योंकि पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है, क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है पीवी डायग्राम, टीएच डायग्राम, आपको ये प्रोसेस यदि मालूम हो तो पीवी और टीएच डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तो सबसे पहले तो ये प्रोसेस मालूम होना चाहिए। प्रोसेस जो आता है, ये प्रोसेस, ये मान लीजिए एक्सपेरिमेंटली आया या प्रोसेस कैसे आया, तो एक्चुअल सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट पे ये वर्क हुआ होगा, वर्क करके देखा गया होगा और उसमें फिर प्रोसेस देखा गया है कि कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, यानी कि एक्सपेरिमेंटल है, ये कर सकते हैं। यदि आपको साइकिल का प्रोसेस मालूम हो तो आप साइकिल ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो थर्मल इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत अप्लाई होता है जो आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे कि थर्मल इंजीनियरिंग में कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ, देयर आर 2 कर्व ना, देयर आर 2 कर्व, फर्स्ट वन इज फॉर आइसोथर्मल एंड सेकेंड वन इज फॉर एडियाबेटिक। तो यहाँ पे आप देखिए तो दोनों कर्व जो है अलग है। एक एडियाबेटिक कर्व का स्लोप जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द आइसोथर्मल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको थर्मल में ही बताया गया है कि एडियाबेटिक कर्व जो होता है पीवी डायग्राम में वो मोर स्टीपर देन दी आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल कर्व। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो किए हैं और ये बनाए हैं पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम बन गया, टीएच डायग्राम भी बन चुका है। अब आपको हम यहाँ से रियल विजुअलाइजेशन करवाते हैं। रियल विजुअलाइजेशन किसका, तो ये जो प्रोसेस हुआ होगा वो किस तरीके से हुआ, तो पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट बना करके दिखाते हैं। पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट वहाँ पे देखते हैं कि आखिरकार ये चारों प्रोसेस कब कब हुआ है, कैसे हुआ है। थोड़ा इसको रिमूव करते मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, इस चीज़ को आप अच्छे से लिख लिए हैं। चलिए, तो बिल्कुल भी अभी आपको अब हम वर्किंग बताते हैं, इसी लेक्चर में वर्किंग बताते हैं कि आखिर ये कार्नोट साइकिल पीवी डायग्राम, टीएच डायग्राम आप क्लियरली देख लिए। तो कार्नोट साइकिल का वर्किंग क्या है, थोड़ा वर्किंग को समझते हैं डायग्राम से थोड़ा वर्किंग समझाते हैं आपको। जी देखिए, सबसे पहले तो एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट हुआ है इसमें, क्योंकि इंजन का है ना, तो इंजन में क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट। तो ये आपका एक सिलेंडर हो गया, ये क्या है, ये पिस्टन है जो अंदर से दिखा रहे हैं, क्या है आपका एक पिस्टन है, ये पिस्टन हो गया, ठीक है। और पिस्टन से फर्दर जो होता है वो क्या कनेक्टेड होता है, कनेक्टिंग रॉड, और फिर आपका क्रैंक होता है, इसको क्या बोला जाता है, क्रैंक। और ये क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड होता है। दिस इज सिलेंडर। अब सिलेंडर जो है वो सिलेंडर को परफेक्टली इंसुलेटेड वाल बनाया गया। ये बात याद रखिएगा कि सिलेंडर कैसा है, परफेक्टली इंसुलेटेड वाल है, ताकि हीट का इंट्रैक्शन जो है वो सिलेंडर से ना हो ड्यूरिंग वर्किंग प्रोसेस। ये बात याद रखिएगा। तो परफेक्टली इंसुलेटेड वाल, कैसा वाल है, परफेक्टली इंसुलेटेड वाल। और भी ये बात रखिएगा, ये हेड बोला जाता है इसको, सिलेंडर का हेड। और सिलेंडर का हेड जो है वो कैसे होता है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। सिलेंडर का जो हेड होता है, यहाँ पे बना देते हैं अलग से हेड। वो हेड जो है वो होता है आपका परफेक्टली या फिर परफेक्टली
इंसुलेटेड कम, याद रखिएगा कम, COM कम है डियर, परफेक्टली इंसुलेटेड कम, इसको बनाया गया परफेक्टली कंडक्टिव या परफेक्टली कंडक्टर, परफेक्टली कंडक्टिव। कंडक्टिव का मतलब हुआ थर्मल का कंडक्टिव, यानी कि इंसुलेटर कम कंडक्टिव या कम कंडक्टर भी आप बोल सकते हैं, यानी परफेक्टली कंडक्टर भी बोल सकते हैं आप, कंडक्टर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, थोड़ा इस बात को पहले समझिए। इंसुलेटेड और कंडक्टर, ऐसा यानी कि ये जो हेड है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये पिस्टन का सिलेंडर हेड का बात है, सिलेंडर हेड का बात है। तो सिलेंडर हेड को ऐसा क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया, अभी जस्ट थोड़ा सा तुरंत आपको बतलाते हैं। और फिर यदि टेम्परेचर का बात करें तो टेम्परेचर कैसे रहा होगा इसमें पूरा प्रोसेस में, तो एक टेम्परेचर तो होगा वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा साइकिल का टेम्परेचर कौन सा था, तो आप पूरे साइकिल को देखें तो साइकिल कैसा था, एक यहाँ पे छोटा सा हम साइकिल बना देते हैं जो कि पीवी डायग्राम जो कि मिटा दिए ना, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कैसा था। इस तरीके से कुछ था, ये क्या था, नेमिंग था ना इसका नेमिंग भी था, ये 1 से 2 और 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, यही था। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का बात करें तो 3 पॉइंट पे था, यानी कि T3 को क्या बोलेंगे, तो ये सोर्स था। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सोर्स हो गया, यानी कि हीट सबसे ज़्यादा जो है, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी रिजर्वियर, यानी ज़्यादा टेम्परेचर, यानी कौन सा टेम्परेचर है, तो T3 टेम्परेचर है। और साइकिल का सबसे कम टेम्परेचर कौन सा है, तो सबसे कम टेम्परेचर आप देखें तो सबसे कम टेम्परेचर वाला कौन सा पॉइंट होगा, T1 पॉइंट होगा, 1 पॉइंट। अब कहेंगे T1 बोलिए या फिर T2 बोलिए, दोनों तो आइसोथर्मल ही है, कोई इशू नहीं है, बात वही है। या T3 बोलिए या फिर T4 बोलिए, क्योंकि आइसोथर्मल ही तो है, T3 और T4 हीट एडिशन एट आइसोथर्मल। तो सबसे पहले 3 से 4 को आप 1 से 2 भी नेमिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यदि आपको नेमिंग में कोई प्रॉब्लम लग रहा होगा तो। क्योंकि सबसे पहले 3 से 4 हीट एडिशन, फिर 4 से 1 एक्सपेंशन, और ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रोसेस वर्क डन इज कैरिड आउट बाय द इंजन। और 1 से 2 क्या है, तो 1 से 2 इज योर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन बोलते हैं या फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन भी बोलते हैं। और फिर 2 से 3 क्या हो गया, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन का प्रोसेस हुआ है, ये बात आप पहले भी देखें। तो ये है सोर्स, और ये इसी को क्या बोलेंगे, तो आप सोर्स से किधर होता है हीट का ट्रांसफर, सिंक के तरफ होता है, यानी सोर्स से सिंक के तरफ हीट का ट्रांसफर हुआ है, और यहीं से आपको क्या मिला है, वर्क आउटपुट मिला है। तो हुआ कैसे है प्रोसेस, थोड़ा यहाँ से समझिए। सबसे पहले तो पिस्टन, सबसे पहले हीट का एडिशन हुआ है, जिसको हम 3 से 4 में दिखाए हैं। वो सबसे पहले क्या हुआ, हीट का एडिशन। और हीट एडिशन होने का मतलब क्या हुआ, तो फ्यूल का बर्निंग हुआ है, जो भी सबस्टांस होगा, जो भी वर्किंग फ्लूइड होगा, वो वर्किंग फ्लूइड का सिलेंडर के अंदर बर्निंग हुआ है। तो बर्निंग होने का मीनिंग ही हुआ हीट एडिशन, है ना, हीट एडिशन उसी को बोल रहे हैं, हीट एडिशन। अब जैसे हीट एडिशन हुआ ना, तो पिस्टन जो है वो आइसोथर्मली एक्सपैंड होने लगा। पिस्टन कैसे एक्सपैंड होने लगा, आइसोथर्मली एक्सपैंड होने लगा। अब जब आइसोथर्मली एक्सपैंड हुआ थोड़े टाइम के बाद, फिर फर्दर वो पिस्टन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ। 2 तरीके से एक्सपेंशन हुआ है, एक तो हीट एडिशन आइसोथर्मली हो गया, है ना, और फिर फर्दर एक्सपेंशन हुआ है, जो एक्सपेंशन हुआ है रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक वाला एक्सपेंशन हुआ है। तो ये पिस्टन जो है फाइनली पूरा एक्सपैंड हो गया, यानी कंप्लीटली वॉल्यूम बढ़ गया, यानी पिस्टन इसके अंदर का वॉल्यूम क्या हो गया, कंप्लीटली पूरा बढ़ गया, यानी पिस्टन बिल्कुल भी एक्सट्रीम राइट की तरफ शिफ्ट कर गया, ऐसा आप समझिए। ठीक है, यहाँ तक 2 प्रोसेस समझ में आया। एक तो हीट एडिशन को हुआ बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, है ना, और बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल एक हीट एडिशन हुआ, और उस टाइम जो है टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, जिसको आइसोथर्मल बोला गया। उसके बाद जो हुआ फर्दर तुरंत में एक्सपेंशन का प्रोसेस हुआ, एकदम फर्दर, वो कैसा वाला हुआ, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ, यानी पिस्टन पूरा एक्सपैंड कर गया, फुली एक्सपैंड हो गया। अब उसके बाद जो है उसी कंडीशन में, चूंकि एक्सपेंशन जो हुआ था रिवर्सिबल एक्सपेंशन, उसी को हम बोल रहे हैं वर्किंग, वही है वर्किंग प्रोसेस, यानी उसी टाइम जो है वो व्हील में एक पावर मिलता है। तो व्हील में एक पावर मिलता है, वही पावर को यूज करके, रीयूटिलाइज करके जो इंजन है उसका पिस्टन फर्दर कंप्रेशन की तरफ बढ़ता है। कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, तो उसी प्रोसेस को बोल रहे हैं 1 से 2,
है ना, कंप्रेशन के तरफ। तो कंप्रेशन में क्या होगा, तो सबसे पहले तो जो बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से जो भी आपका है यहाँ पे जो भी आपका है, तो बर्न्ड फ्यूल्स जो है उसको क्या करना है, उससे हीट जनरेट हो गया है ना, किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर हीट जनरेट हो गया है। तो सिलेंडर के अंदर जो हीट जनरेट हुआ उसको बाहर करना है। तो बाहर करना है, उसी कंडीशन में जो सिलेंडर का हेड होता है उस कंडीशन में कंडक्टर का काम करता है, परफेक्टली कंडक्टर का, यानी हीट के कंडक्टर का काम करता है, क्योंकि हीट को रिमूव करना है टू द एटमॉस्फेयर, है ना। लेकिन जिस कंडीशन में हीट एडिशन हुआ था उस कंडीशन में जो ये वर्क करता है सिलेंडर का हेड, वो परफेक्टली इंसुलेटेड जैसा वर्क करता है, ताकि हीट बाहर न लिबरेट हो जाए। हीट बाहर नहीं लिबरेट हो तो इंसुलेटेड जैसा वर्क करता है। बाकी इधर वाला जो पोर्शन है ये तो सिलेंडर का परफेक्टली इंसुलेटेड वाल है ही सिलेंडर का। ये हेड का बात है कि हेड जो होता है वो परफेक्टली इंसुलेटेड होता है, कम परफेक्टली कंडक्टिव या फिर परफेक्टली कंडक्टर होता है। तो ये बात समझ गए। इंसुलेटेड का यूज होगा हीट एडिशन के टाइम में, और जब रिजेक्शन होगा तो हीट बाहर करना है तो उस कंडीशन में जो होता है ऐसा अरेंज किया जाता है, क्या कहे इसको, सिलेंडर का हेड को ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट होता है। उस टाइम कैसा वाला होता है, परफेक्टली कंडक्टिव वाला, चूंकि हीट रिजेक्शन के केस में हीट को रिजेक्ट करना होता है। तो हीट रिजेक्शन को भी कंप्रेशन प्रोसेस बोलते हैं ना। कंप्रेशन का मतलब हुआ कि पिस्टन जो है वो ऑब्वियस है कि ये वाला जो पोजीशन होगा पिस्टन का ये एक्सपेंशन का होगा, और ये जो एक्सपेंशन हुआ है वो दो तरीके से हुआ है। आइसोथर्मली एक्सपेंशन भी हुआ है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक भी एक्सपेंशन हुआ, फुली एक्सपेंड हो गया, और फिर फर्दर क्या होगा, तो कंप्रेशन भी होगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, ब्लैक कलर से दिखाए हैं जिसको बोलेंगे कंप्रेशन। और ये जो कंप्रेशन प्रोसेस हुआ ये भी कार्नोट साइकिल में दो तरीके से हुआ है। एक तो हुआ है आइसोथर्मल कंप्रेशन जिसमें हीट रिजेक्ट हुआ एटमॉस्फेयर की तरफ, और एक हुआ है रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक कंप्रेशन भी हुआ है, और फाइनली पिस्टन बिल्कुल भी इधर शिफ्ट कर गया, यानी लेफ्ट साइड में, एक्सपेंशन में पूरा राइट में फिर लेफ्ट में। आप समझ सकते हैं ये पूरा प्रोसेस कि कब ये सब यूज हो रहा है, एक सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। अब जो है इतना बात तो समझ गए हैं। अब आपको हम बतलाए थे इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में कि एफिशिएंसी का फार्मूला भी ड्राइव करेंगे इसी लेक्चर में। तो एफिशिएंसी का फार्मूला ड्राइव करके आपको बतलाते हैं कि आखिर एफिशिएंसी इसका क्या होगा, कितना होगा, उस फार्मूले को थोड़ा ड्राइव करते हैं। इसको पहले रिमूव करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए इतना रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी का फार्मूला ड्राइव करते हैं, कैसे क्या होगा, चीज़ों को समझिए, एक एक बात कॉन्सेप्ट समझिए आप। एफिशिएंसी, सबसे पहले एफिशिएंसी यदि लिखे कार्नोट का तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे वर्क आउटपुट, है ना, वर्क आउटपुट या आउटपुट वर्क भी आप बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई की है ना, क्योंकि इनपुट क्या है, तो हीट सप्लाई ही क्या है, हमारा इनपुट है। क्योंकि आउटपुट बाय इनपुट जो होता है वो किसी भी डिवाइस का क्या होता है, तो एफिशिएंसी होता है, जिसको ईटा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई, पहली बात। अब आप चीज़ों को थोड़ा समझिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यहाँ पे एक हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे हो रहा है आपका वर्क आउटपुट, ठीक है, और ये क्या है, तो ये आप कहेंगे हीट सप्लाई, और ये क्या है लोअर में, तो हीट रिजेक्शन है। हीट रिजेक्शन कहाँ पे होता है, तो आप देख पा रहे हैं लोअर टेम्परेचर पे होता है, और लोअर टेम्परेचर पूरे साइकिल का जो है वो है आपका कौन सा, टेम्परेचर 1 बराबर टेम्परेचर 2 है, और हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ होता है। हायर टेम्परेचर जो है वो है पूरे साइकिल का 3 और फिर क्या है 4 है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि यहाँ पे अप्लाई करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली एनर्जी का ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जूल सेड है कि ना, जूल का कॉन्सेप्ट था। तो वर्क आउटपुट, यहाँ से यदि आप वर्क आउटपुट का वैल्यू जानना चाहें तो वर्क आउटपुट इज इक्वल टू क्या आप बोलिएगा, तो देखिए अवे फ्रॉम द डिवाइस एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स द डिवाइस है, अवे फ्रॉम द डिवाइस। तो आप अवे फ्रॉम द डिवाइस को मान लीजिए, आप यहीं पे समझिए QS है, टुवर्ड्स द डिवाइस जो है ये मान लीजिए डिवाइस है, तो टुवर्ड्स द डिवाइस को हम मान लीजिए पॉजिटिव साइन,
अवे फ्रॉम दी डिवाइस को क्या मानेंगे, नेगेटिव साइन मानेंगे। अवे फ्रॉम दी है, ये भी इसको भी क्या मानेंगे, नेगेटिव, और इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यानी टोटल एनर्जी का समेशन जीरो होना चाहिए, एनर्जी कंजर्व रहता है। यहाँ से वर्क आउटपुट का वैल्यू आप जानना चाहे तो आप कहेंगे कि क्यू एडिशन होगा, यानी क्यू सप्लाई होगा, और माइनस क्यू क्या होगा, रिजेक्शन। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्यू सप्लाई माइनस क्यू रिजेक्शन, यही होगा वर्क आउटपुट का वैल्यू। यानी यहाँ पे कह सकते हैं क्यू सप्लाई माइनस क्या, क्यू रिजेक्शन, डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई, मतलब क्या हुआ, क्यू सप्लाई। आप ऐसा बोल सकते हैं क्लियरली। एक तो ये हो गया। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि यदि हम प्रोसेस कंसीडर करें आइसोथर्मल वाला, तो आइसोथर्मल ही हुआ है ना, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कैसे हुआ है, आइसोथर्मल ही हुआ है। तो कंसीडरिंग, आप यहाँ पे समझिएगा, कंसीडरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आप अपने ग्राफ में देखिए तो आइसोथर्मल प्रोसेस कहाँ कहाँ पे हुआ है। आप एक कहेंगे कि 3 से 4 में हुआ है सर, कहाँ कहाँ पे हुआ है, तो एक 3 से 4 में हुआ है और एंड 1 से 2 में हुआ है। ये 2 जगह पे आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ है। तो यदि अप्लाई करेंगे आप आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो इस कंडीशन में यदि QS का वैल्यू लिखेंगे तो थर्मोडायनेमिक से QS का वैल्यू कितना होता है, तो QS का वैल्यू होगा, आप कह सकते हैं MRT1, चूँकि ये Q सप्लाई, सॉरी Q सप्लाई का बाद तो क्या होगा, T3 होगा, है ना। T3 चूँकि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे है, सप्लाई कहाँ पे हुआ है, हीट का सप्लाई T3 T4, तो MRT3 और फिर होगा LN क्या होगा, तो कहाँ से कहाँ पे हो रहा था। तो देखिए एक डायग्राम यहाँ से हम बना देते हैं, पहले PV डायग्राम भी एक बार फिर से बना देते हैं, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियरली फिजिबल होगा, समझ में आएगा। देखिए कुछ इस तरीके से था डायग्राम आपका, अभी आप कॉपी में अपना बनाए भी हैं, देखे भी हैं। 3 से 4 है ये, और ये क्या है, 4 से 1 है, और फिर 1 से 2 है। इस तरीके से क्लॉकवाइज साइकिल है। तो यहाँ से आप QS का वैल्यू थर्मोडायनेमिक से आप जानना चाहिए, तो QS का जो वैल्यू होगा MRT3 LN कितना होगा, तो वॉल्यूम का बात करेंगे तो वॉल्यूम आपका होगा 4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो होगा वो होगा 3, ठीक है, इतना वैल्यू होगा। अब इसी टाइप से आप क्यू रिजेक्शन का बात करें तो कितना होगा, MRT1 पे रिजेक्शन हुआ है ना, और फिर LN कितना होगा, तो रिजेक्शन 1 से 2, तो 1 से 2 में यानी कि V1 डिवाइडेड बाय होगा आपका V2 होगा। यहाँ तक आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये थर्मल इंजीनियरिंग का है, क्योंकि आइसोथर्मल के कंडीशन में थोड़ा सा यहाँ पे आपको हम समझा देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो DQ इज इक्वल टू जो होता है वो DW प्लस DU होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यदि आइसोथर्मल होगा तो DU का वैल्यू क्या होता है एक्चुअली में, तो DU का वैल्यू होता है CVDT होता है, ठीक है, CVDT या MCVDT भी बोल सकते हैं। तो जब प्रोसेस आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इफ़ देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, इफ़ देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ से देखिए, तो जब कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो ये DU 0 हो गया, यानी जितना भी हीट सप्लाई किए वो क्या हो गया, यानी कि टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। लेकिन एक बात याद रखेंगे, बहुत कन्फ्यूजन है कि ये हीट बराबर वर्क है, लेकिन टोटल हीट वर्क में कन्वर्ट हुआ नहीं है, क्योंकि ये वायलेशन हो जाएगा फिर, नहीं तो ठीक है ना, ये वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि टोटल हीट यहाँ वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ये आइसोथर्मल का कंडीशन है, DQ इज इक्वल टू DW होगा। अब DQ इज इक्वल टू DW में यदि ये बात करेंगे तो DW का वैल्यू आइसोथर्मल कंडीशन में जो होता है वो DW का वैल्यू जो नेट वर्क डन का वैल्यू होता है आइसोथर्मल कंडीशन में वो कितना होता है, तो वो होता है आपका इस टाइप से होता है, आप याद रखेंगे ये वैल्यू MRT/LN वॉल्यूम का रेशियो, MRT/LN वॉल्यूम का रेशियो। वहीं से ये कॉन्सेप्ट लिए हैं DW, तो DQ के जगह पे लिखे, यानी कि Q सप्लाई के प्लेस पे पुट किए हैं। तो ये बात आप थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ से समझेंगे, क्योंकि ये थर्मल इंजीनियरिंग प्रीवियस क्लासेस में ही आप सीख चुके हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिए कि क्या हो रहा है। सबसे पहले अब कंसीडर यदि करें, नो कंसीडरिंग रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक प्रोसेस। कैसा वाला, तो देखिए रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक। आप बोलेंगे कि सर रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक जो प्रोसेस है ये कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस एक 4 से 1 में हो रहा है, एंड जो हो रहा है वो 2 से 3 में हो रहा है।
दो जगह पे हो रहा है, आप अपना ग्राफ में देखें, जो नेमिंग किया उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखें। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा तो टेम्परेचर का रेशियो होता है, ठीक है, टेम्परेचर का रेशियो होता है। टेम्परेचर का रेशियो कितने के बराबर होता है? तो एक बात हम यहाँ पे आपको बतलाते हैं, एडियाबेटिक के लिए ये कॉन्सेप्ट होता है, ये थर्मोडायनेमिक्स में ही आप लोग को सिखाए हैं। रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक के लिए क्या होता है, तो यदि कोई दो प्रोसेस हो, मान लेते हैं इसका वन नाम, अभी यहाँ पे समझ जाइए आप, 1 से 2 एक प्रोसेस हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो होगा वो होगा T1 अपॉन T2। यदि टेम्परेचर का रेशियो का बात करेंगे तो ये होगा V2 अपॉन V1, इन्वर्स होगा रेशियो, और होगा गामा -1 इज इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका P1 अपॉन P2। क्या होता है? तो P1 अपॉन P2, और P1 अपॉन P2 क्या होगा? गामा -1 अपॉन गामा। ये एकदम गांठ बांध के रखेंगे ये फॉर्मेट को। ये रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक के कंडीशन में होता है, जब 1 से 2 एक मान लेते हैं प्रोसेस है, उस कंडीशन में होता है। तो यहाँ पे भी रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक हम 4 से 1 के लिए अप्लाई करेंगे। तो 4 से 1 के लिए जब अप्लाई करेंगे तो 4 से 1 में अब क्या लिखेंगे? तो 4 से 1 में टेम्परेचर और फिर वॉल्यूम का देखेंगे, ठीक है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। या फिर आप यहाँ से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहीं से देखिएगा, यदि हम 4 से 1 के लिए बात करें तो वॉल्यूम 4 डिवाइडेड बाय, है ना, वॉल्यूम 4 से 1 के लिए वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू क्या होगा? तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में इन्वर्स है, तो टेम्परेचर 1 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 4 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय गामा -1। आप यहाँ से रिलेट कीजिएगा, वॉल्यूम को अलग करें तो इधर पावर में क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय गामा -1, ये होगा ना। एंड यदि अप्लाई करें कहाँ से कहाँ के लिए? 2 से 3 के लिए अप्लाई करें, तो देखिए 2 से 3 के लिए क्या होगा? 2 से 3 के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आप लिख सकते हैं V2 अपॉन V3 इज इक्वल टू क्या? रिवर्स रेशियो होगा, तो क्या होगा? T3 अपॉन T2 का पावर क्या होगा? 1 गामा -1। अब ये लाइन को अच्छे से समझिए, अब आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए इधर मिटाते हैं और आपको बतलाते हैं कि कैसे ड्राइव हो रहा है। थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स आपको ज़रूरत पड़ रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर मेरा देखें, वहाँ से आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप क्लियरली देखें तो ये कॉन्सेप्ट को देखिए आप, यहाँ पे इसको देखिए आप, ये वॉल्यूम को देखिए आप बढ़िया से, V4 अपॉन V3, V1 अपॉन क्या है? V2। और भी चीज़ें को देखें तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि T1 का वैल्यू आप यहाँ जानते हैं ना, ये चीज़ें तो जानते हैं कि T1 का जो वैल्यू है एक्चुअली में वो T1 का वैल्यू किसके बराबर है? T2 के बराबर है। एंड T3 का जो वैल्यू है वो T4 के बराबर है साइकिल में, चूंकि आइसोथर्मली हीट एडिशन हुआ है और आइसोथर्मली हीट रिजेक्शन हुआ है। तो अब T1 T4, तो चाहे तो T4 के प्लेस, T1 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं? T1 के प्लेस पे आप T2 भी लिख सकते हैं, या फिर एक चीज़ और भी यहाँ पे देख लीजिए आप चाहे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, V3 अपॉन V2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T3 1 डिवाइडेड बाय गामा -1। ये भी तो सेम है ना। देखिए क्या किए, V2 अपॉन V3 लिखिए या V3 अपॉन V2 लिखिए, इधर भी पलट जाएगा। बस यहाँ पे सिमिलरिटी लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये बात आप याद रखेंगे, सिमिलरिटी लाना है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, तो T1 के प्लेस पे आप चाहे तो T2 लिख सकते हैं ना। इसमें देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसमें देखिए जिसको रेड से रंगे हैं, इसमें देखिएगा तो T1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? T1 इज इक्वल टू T2 है, अब ध्यान से, तो यहाँ T2 लिख सकते हैं। और T4 का वैल्यू जो है वो T3 के बराबर है, तो यहाँ T3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला, ये जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन जो आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन दोनों, तो यहाँ से क्या समझ में आएगा कि राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा? तो टेम्परेचर T1 जो है वो T2 के बराबर है और साथ ही साथ T4 जो है वो T3 के बराबर है। तो राइट हैंड साइड बराबर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ऑब्वियस एक लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। यही तो मज़ेदार सा किस्सा था। सो क्या हो जाएगा? देखिए तो V4 डिवाइडेड बाय V1 हो जाएगा आपका किसके बराबर? तो V3 डिवाइडेड बाय V2 के बराबर हो जाएगा। अब इसको और भी फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? तो आप चाहे तो V1 अपॉन V2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू आप V4 अपॉन V3 भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ध्यान से, आप जो रेड से लिखे थे इसको आप देखिए बहुत ही ध्यान से। अब मान लीजिए कि इसको हम मान लिए इतना इज इक्वल टू x मान लिए, लेट
ऐसा मान लिए कि ये जो रेशियो है ये x है, तो V4/V3 का रेशियो और V1/V2 का रेशियो प्रूफ कर दिए कि बराबर है। तो चाहे तो इस प्लेस पे भी x लिख सकते हैं और इस प्लेस पे भी क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मिटाते हैं और आपको बतलाते हैं, इधर मिटा देते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें तो आप लिख ही चुके हैं। अब देखिए यहाँ से आप क्लियरली एफिशिएंसी का फार्मूला डायरेक्ट डिराइव हो गया। QS के प्लेस पे आप क्या लिखिएगा, तो आप कहेंगे MRT3ln V4/V3, उसको मान लिए x, तो यहाँ पे x लिख दीजिएगा और फिर क्या होगा माइनस होगा MRT1 और फिर क्या होगा ln x होगा डिवाइडेड बाय फिर से होगा MRT3ln x होगा। अब यहाँ से देखिए आप तो क्लियरली आप कॉमन आएगा MR ये वगैरह कट जाएगा आपका, कॉमन आ करके ln x भी कैंसल आउट हो जाएगा। आप एक बार कॉमन लेकर के कैंसल आउट करेंगे तो कैंसल आउट होने के बाद जो वैल्यू बच गया वो क्या बचा प्यारा सा, तो T3 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3। अब यहाँ से आप चाहे तो T3 है ना, तो आप चाहे तो T3/T3 1 भी लिख सकते हैं और आप कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय T3। दिस इज योर कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी, दिस इज योर कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी। अब कार्नोट साइकिल का यदि TS डायग्राम देखें, जो कि आप पहले भी बना चुके हैं, आपको बताए हैं TS डायग्राम कैसा है, बिल्कुल भी एक रेक्टेंगल के जैसा है ना, यही तो है, इस तरीके से था। तो ये क्या था 3, ये 4 और ये 1 और ये 2, जो प्रोसेस ली है ये क्लॉकवाइज सेंस में। तो देखिए सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर कौन हुआ 1 ना, और ज़्यादा टेम्परेचर कौन हुआ 4 या 3, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ये कार्नोट साइकिल का किसका वैल्यू है, एफिशिएंसी का। एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि जो T1 टेम्परेचर होता है, जो लोअर टेम्परेचर होता है, वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है या फिर वाटर टेम्परेचर आप बोल सकते हैं, कोल्ड वाटर टेम्परेचर होता है, सिंपली आप ये भी बोल सकते हैं। तो यदि एफिशिएंसी का बात होगा कार्नोट का, तो किस पे डिपेंड करेगा कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, तो आप कहेंगे सर T3 पे डिपेंड करेगा। यानी T3 पे डिपेंड का मतलब हुआ कि यहाँ से आप समझिए चीज़ों को कि एफिशिएंसी का वैल्यू हो गया कार्नोट का 1 माइनस T1/T3। तो यहाँ से आप एक बार समझिए चीज़ों को थोड़ा सा, जब T1 का वैल्यू होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो T3 पे ही डिपेंड करेगा, यानी हायर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी। तो T3 का वैल्यू को यदि आप बहुत बढ़ा देंगे, यानी हायर टेम्परेचर जो सोर्स का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो ये कंप्लीट रेशियो घट जाएगा। अब 1 में छोटा सा वैल्यू माइनस होगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एफिशिएंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। अब जो है एक बात यहाँ पे लास्ट में आपको हम बतलाते हैं, जो शुरू में बतलाए थे कि इसी लेक्चर में आपको बताएंगे कि कार्नोट साइकिल एक इम्प्रैक्टिकल साइकिल है, इम्प्रैक्टिकल है। इम्प्रैक्टिकल होने का जो वजह है वो देखिए क्या हो रहा है, तो 3 से 4 में जो प्रोसेस है मेरे प्यारे दोस्तों, वो 3 से 4 हीट एडिशन आइसोथर्मली हो रहा है, और फर्दर जो है इसी को बोलते हैं आइसोथर्मल हीट एडिशन, या इसी को बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, आपको बतलाया स्टार्टिंग में। और 4 से 1 जो है वो भी आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन ही है। एक बार एक्सपेंशन आइसोथर्मल, एक बार एक्सपेंशन आपका एडियाबेटिक। देखिए दोनों एक्सपेंशन ही है, लेकिन अलग अलग प्रोसेस से होकर के एक्सपेंशन हो रहा है इंजन में, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबेटिक। अब यहाँ पे समझिए, तो आइसोथर्मल एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। यदि आप चाहते हैं आइसोथर्मल अचीव हो कभी भी, कैसा अचीव हो, कौन सा प्रोसेस अचीव करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अचीव द आइसोथर्मल प्रोसेस, देन द प्रोसेस मस्ट बी वेरी वेरी स्लो, देन द प्रोसेस मस्ट बी वेरी वेरी स्लो। बट इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस अचीव, यदि आप चाहते हैं व्हेन यू वांट टू अचीव एडियाबेटिक प्रोसेस, तो प्रोसेस मस्ट बी वेरी वेरी फास्ट। प्रोसेस क्या होना चाहिए, मस्ट बी वेरी वेरी फास्ट। यदि आपको इंसुलेशन यूज नहीं किए उस कंडीशन में, यदि आप इंसुलेशन यूज कर ले,
यदि आप इंसुलेशन यूज कर लें सिलेंडर के बाहर से तो प्रोसेस आपका स्लो भी हो सकता है, लेकिन स्लो प्रोसेस इम्प्रैक्टिकल है। स्लो थोड़े होगा, इंजन के अंदर प्रोसेस स्लो नहीं होगा, बहुत फास्ट होगा। तो बहुत फास्ट होने के लिए यानी कि तभी क्या अचीव कर सकते हैं आप, एडियाबेटिक अचीव कर सकते हैं। एडियाबेटिक अचीव करने के लिए प्रोसेस मस्ट बी वेरी वेरी फास्ट, बट टू अचीव आइसोथर्मल प्रोसेस मस्ट बी वेरी वेरी स्लो। एंड दिस टू कॉम्बिनेशंस, यही दो कॉम्बिनेशन जो है, एक बार वेरी स्लो और एक बार वेरी फास्ट, एक बार वेरी स्लो एक बार वेरी फास्ट, यही कॉम्बिनेशन इम्प्रैक्टिकल बना देता है कार्नोट साइकिल को। कार्नोट साइकिल क्यों इम्प्रैक्टिकल हुआ समझ में आया? क्योंकि द कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरी स्लो प्रोसेस एंड वेरी फास्ट प्रोसेस नेवर पॉसिबल, है ना, नेवर पॉसिबल साइमल्टेनियसली, है ना, या फिर वन बाय अदर आप बोले, क्योंकि एक के बाद तुरंत हो रहा है, 3 से 4 के बाद तुरंत 4 से 1 होना है। एक स्लो होगा तो एक फास्ट होगा, इंजन कंफ्यूजन में आ जाएगा। तो ये वजह है इम्प्रैक्टिकल होने का कि ये साइकिल यूज नहीं किया जा सका इंजन के केस में। और इसके बाद फर्दर जो आया ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल आया, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लेक्चर को बहुत अच्छे से समझें, 1-2 बार देखें और आपको बहुत अच्छे से समझ में जरूर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यदि लेक्चर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पे आप नए हैं तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।